ओके चलो ध्यान दो। एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे आपकी आवाज़ ज़्यादा आती है तो बोलना नहीं है जब तक मैं ना बोलूँ। ओके, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किया था? Third law of motions: to every action there is a equal and opposite reaction and they act on a different bodies. Always जब भी हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो there is a equal as well as opposite reaction is there. Equal and opposite reaction. Okay. एंड ऑलवेज ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस है मतलब कि वो फोर्सेस के ही टाइप है। वो किसके टाइप है? फोर्सेस के। जस्ट फॉर एग्जांपल व्हेन यू हिट वॉल, जब आप वॉल को हिट कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन वॉल, यस और नो? तो व्हाई यू आर फीलिंग अ हर्ट? When you hit the wall, you are feeling hurt. Why? Because you are applying the force on the wall, na? So whatever effect there is that on a wall, wall के ऊपर effect होना चाहिए, yes or no? But ऐसा नहीं. While you applying the force on the wall, wall also applying a force on you returning. जब आप वॉल पे फोर्स लगाते हो तो वॉल भी रिटर्न में आपके ऊपर भी फोर्स लगाता है एंड दैट फोर्स हर्ट यू। वो फोर्स आपको क्या करता है? हर्ट करता है। आया समझ में? जब मम्मी आपको चाटा मारती है ना तो सिर्फ आपको अकेले को हर्ट नहीं होता है। सुना है, देखा है, सुना है, कभी किसी को चाटा लगाया है ना? खुद बार, हाँ इसमें, हाँ किसको? तुमने किसको लगाया? बहुत। और रिटर्न में चाटा कितना खाया है? हाँ तो आज मैं खिलाता हूँ। ओके, सो द थिंग इज व्हाट, व्हेन यू हीट समथिंग मतलब यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन रिटर्न अप्लाइंग अ फोर्स ऑन यू, यस और नो? सो अगर आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको हम एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो जो रिटर्न में फोर्स आ रहा है उसको हम रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन साथ में ही लगेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहले फोर्स अप्लाई किया और कुछ देर के बाद फोर्स, ऐसा नहीं, तुरंत लगेगा, यस और नो? और बट बोथ आर एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। व्हेन यू हिट द वॉल, आपने एक्शन किया ऑन अ वॉल तो वो फोर्स कहाँ लगा? वॉल पे। एंड इन रिटर्न जो आपके ऊपर फोर्स आया जो आपको हर्ट कर रहा है दैट इज ऑन योर साइड। दैट मीन्स कि एक्शन एंड रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर्स, यस और नो? साथ में होते रहते हैं लेकिन ऑन अ ऑपोजिट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ओके चलो, व्हेन आवर बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज नोन एज एक्शन on another body, one body is exert a force on another body, secondary body also exert a force on a first one. So पहले वाले को एक्शन बोले उस फोर्स को, तो उसके बाद वाले को हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन। द फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। Just for example, जैसे you and your friends are standing on this roller stand, okay? Now what happen? अगर मानो कि एक अपने हाथ में कुछ लगेज है, मास है, उसको यहाँ पे थ्रो करके इसको देगा, गॉट इट? तो वो कहाँ जाएगा? मतलब कि वो जो लड़की है उसका रोलर पीछे की ओर जाएगा क्योंकि उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। साथ में ये वाला जो बॉय है वो कहाँ जाएगा? वो भी पीछे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको भी फोर्स लगेगा। आया समझ में? So does each of them receive an instantaneous reaction as a result of sandbag? So yes, each of them receive an instantaneous action as a result throwing the sandbag. The acceleration of the two cars will be nearly equal because of equal masses on the two cars with the children. ये दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल, बॉय एंड गर्ल्स का मास इक्वल लिया गया है, कार्ड का भी मास ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी सेम प्रोड्यूस होगा। नाउ प्लेस टू चिल्ड्रन ऑन वन कार्ट, एक इस कार्ट पे दो बॉय खड़े कर देते हैं, गॉट इट? एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही गर्ल को रखते हैं।
Now, second law of the motion can be seen that this arrangement would show the different acceleration and different force. ये जो लड़की है ना ज्यादा पीछे की ओर जाएगी, बट यहाँ पे हमने दो बॉयज कार्ट पे खड़े रखे हैं तो कम जाएगा, कम, क्योंकि मास बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। आया समझ में? वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, F इक्वल्स टू ma। एक्चुअली में मैंने गलत बोला, मैंने ऐसा बोला फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स की जगह पे एक्सेलरेशन बोलना था, F ओवर m। अगर आप डिनोमिनेटर मास बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? कंफर्म ना? चलो, सो एक्टिविटी 9.4 तक कंप्लीट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। So the sum of momentum of two objects before collisions is equal and the sum of momentum after collision provides there is a no external unbalanced force acting on them। वापस एक बार बता रहा हूं, the sum of momenta मतलब इंडिविजुअली हम उसको मोमेंटा बोलते हैं, बट साथ में हम उसको मोमेंटम बोलते हैं। आया समझ में? So the sum of momenta of two objects before collisions is equals to the sum of momenta after कोलाइजन। मानो कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो वाइल दे आर कोलाइड विथ ईच अदर, उनका कोलाइजन से पहले जो मोमेंटम था वो मोमेंटम एंड कोलाइजन के बाद का मोमेंटम सेम रहता है। इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन प्रोवाइडेड देयर इज अ नो अनबैलेंस्ड फोर्स। बट वो तभी सेम रहता है जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा ना हो, यानी कि इस सिचुएशंस में स्टडी करते वक्त हमें फ्रिक्शन फोर्स को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है। जैसे हम बोल रहे थे ना कि कोई मोशन स्टेट ऑफ मोशन है, अनलेस एंड अनटिल वो चेंज नहीं होता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। ऐसा पढ़ा था ना हमने बोला था कि अगर स्टडी है ऑब्जेक्ट तो स्टडी रहेगा, इनर्शिया वाला लो, और अगर वो मानो कोई कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वही वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा, है ना। ये नम्र ने क्वेश्चन पूछा था, वो करता ही रहेगा, तो मैंने बोला था हाँ वो करता ही रहेगा, बट रियल लाइफ में आपको वो बंद भी दिखेगा। क्यों? मोशन स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शन हमें ध्यान में लेना नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? सपोज देखो आपके पास दो बॉल है, ए बॉल एंड बी बॉल, तो ए एंड बी बॉल्स आर हैविंग द मास ma एंड mb, उनके मास है ma एंड mb, और वो इनिशियली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सपोज ए का वेलोसिटी कितना है ua, बी का वेलोसिटी कितना है ub, ua ग्रेटर देन ub बिफोर कोलाइजन्स। आया समझ में? बिफोर कोलाइजन्स। सो ड्यूरिंग द कोलाइजन के वक्त ए जो है ए बी पे फोर्स लगाएगा, वो डायरेक्शन है ऐसे इसकी ओर, और बी ए पे फोर्स लगाएगा ऐसे टकरा के। यस और नो? सो ड्यूरिंग द कोलाइजन्स फिर क्या होगा कि B जो है वो कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है VB, एंड A जो है वो कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है VA। A का इनिशियल वेलोसिटी कितना था UA, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बिफोर कोलाइजन वेलोसिटी UA, आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी VA। वेलोसिटी तो समझ में आ रहा है ना, प्रीवियस लेक्चर में मतलब 8 चैप्टर में पढ़ा था मोशंस में। बिफोर कोलाइजन B का वेलोसिटी UB, आफ्टर कोलाइजन B का वेलोसिटी ओके। अगर दो बॉडी टकराते हैं तो क्या उनके मास में कोई चेंज होगा? पक्का ना? नहीं तो स्कूल में तो कितनी बार टकराए हो आप लोग, मास कम हो जाता ना, है ना। नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जिम जाने का बंद, और दो हैवी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराते, मास कम। ऐसा हो सकता है? नहीं तो वेट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ता, चलो जिम जाते टकराते। इज दिस लाइक दैट? नो, पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं मास कंजर्वेशन लो। मास नेवर बी चेंज। यस और नो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होने वाला नहीं है। ओके, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मोमेंटम? क्वेश्चन होगा ना, तो ऐसा किसने सिखाया? मोमेंटम जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लाइक आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन अपन टाइम। आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। लाइक मोमेंटम जो है p, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। शायद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, m इंटू वी। पढ़ा था ना, फिर भी भूल गए। हाँ, वो एक क्वांटिटी है और उसकी जरूरत पड़ती है हमें फिजिक्स में। सेकंड लॉ में हमने F इक्वल्स टू ma डिराइव किया ना, तब हमें मोमेंटम चेंज से पता चला। बस यही है, मोमेंटम एक फिजिकल मीनिंग्स है और कोई रियलिटी नहीं है। जस्ट लाइक हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, तो कोई ऐसा मास वाला ऑब्जेक्ट जो लिसन जो मास m है, वैसा ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके पास कितना मोमेंटम है, m इंटू वी। अब एक्चुअली में होता क्या है, वाइल यू आर अप्लाइंग द फोर्स देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। वाइल यू आर अप्लाइंग द फोर्स, किस में चेंज होगा? नम्र बोलो, कहां खोए रहे हो? तुम्हें समझा रहा हो और तुम यहां हो ही नहीं। नहीं, तुम नहीं थे इधर। ओके चलो, अब वो मेरी बात आज तक माना है, आज क्यों मानेगा? गुड। सो बात ये थी कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसकी जरूरत क्यों आई? जैसे वो बोल रहा है क्यों जरूरत है, क्या करने का उससे? तो मानो कि मेरे पास दो बॉल है, एक टेनिस बॉल है और एक वो गोला फेंक वाला गोला है। एंड इफ आई एम गोइंग टू अप्लाइंग या आई एम गोइंग टू थ्रो बोथ ऑफ दोस, कौन ज्यादा दूर जाएगा, कौन फास्ट जाएगा? देखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। कैसे? मैंने दोनों पे मैं ही अप्लाई करने वाला हूं फोर्स, तो दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई किया, यस और नो? बट दोनों की वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट आया। आपने बोला सर टेनिस बॉल जाएगा दूर, हाँ? क्यों? क्योंकि यस, जो गोला फेंक वाला गोला है उसका मास ज्यादा है और जो टेनिस बॉल है उसका मास क्या है, कम। तो उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी। मास तो बढ़ने वाला नहीं था, फेंकने से मास बढ़ने वाला था। नहीं तो वापस जिम के बारे में सोचो, ऐसे फेंकते लोग, जिनको वेट लॉस करना है वो, पर ऐसा मास कभी चेंज होता नहीं है, सिंपल एक्शन से चेंज होता नहीं है। तो लिसन, तो चेंज किस में चला गया? वेलोसिटी में। आया समझ में? बट यस, अल्टीमेटली अगर आप दोनों के मोमेंटम का चेंज देखोगे तो सेम मिलेगा। दोनों के मोमेंटम का चेंज क्या मिलेगा? सेम। मास इंटू वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल एंड मास इंटू वेलोसिटी चेंज इन द गोला, बोथ आर सेम, क्योंकि हमने सेम फोर्स अप्लाई किया था। तो वहां से एक मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी वाला मोमेंटम कॉन्सेप्ट निकल के आया, याद रखना। ओके चलो। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलाइजन्स, तो जैसे हमने देखा था कि ए के लिए m इंटू वी ए और बी के लिए m इंटू वी बी। टोटल मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। ओके, एंड दैट इज आफ्टर कोलाइजन। देखो, वी ए इज द वेलोसिटी एंड वी बी इज द वेलोसिटी। आफ्टर कोलाइजन था ना, तो यहाँ पे B4 की जगह पे क्या आएगा? आफ्टर। और यहां पे क्या आएगा? B4, दैट इज UA एंड UB। एक्चुअली में वो पहले ही लिख देना था। ओके, और दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो अभी हमने देखा ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलाइजन्स इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन्स। तो देखो, बिफोर कोलाइजन वाला कौन सा है? MA UA प्लस MB UB, एंड दिस इज फॉर आफ्टर, MA VA प्लस MB VB, और बीच में क्या आ गया? इज इक्वल। All the conservation laws such as the conservation of momentum, energy conservation law, angular momentum conservation law, charge conservation law are considered to be a fundamental laws in the physics. ये जो conservation law है ना, they are always showing that initially is equals to finally. जैसे conservation law of momentum is initial total momentum equals to final. अब मैंने initial और final word यूज किए, जो यहाँ पे before collision and आफ्टर कोलाइजन यूज किया गया। वैसे चार्ज भी ऐसा ही होता है, मास चेंज नहीं होता है, एनर्जी चेंज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। कौन से लॉ बोलते हैं? दिस आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंट। ये जो लॉस है वो किसके बेसिस पे है? एक्सपेरिमेंट एज वेल एज ऑब्जर्वेशन। आया समझ में? इट इम्पार्ट्स टू रिमेंबर दैट कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव। ओके, वो बता रहे फंडामेंटल लॉ है, और दैट्स वाई दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंट। बट कभी ऐसा भी चीज है, आपको याद रखना, कि कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव। ओके, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते। आया समझ में?
ओके, इट कैन बी वेरीफाइड और डिस्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट्स। उसको वेरीफाई करना हो तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा कि भाई सोचो कि इसमें कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके उसका मैथमेटिकली या लॉजिकली सेट करते जाएंगे और हमारी जो हमने एजप्शंस लिया था वो गलत आए तो समझना कि हम गलत थे, इसलिए लो क्या है, सही है। हम पहले लो के अगेंस्ट जाएंगे। जैसे कि हमने बोला कि इनिशियल बिफोर कोलाइजन्स मोमेंटम जो है वो आफ्टर कोलाइजन जितना रहेगा, बट पहले हम क्या एजम्पशन में लेंगे पता है, वो सेम है नहीं। और जब हम वो एजम्पशन में लेंगे फिर हम प्रूव करेंगे और वो सेम निकलेगा तो हम बोलेंगे हम गलत थे, सेम नहीं है बोलने वाले, अल्टीमेटली वो सही है। दैट मीन्स कि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, जस्ट क्या कर सकते हैं, वेरीफाई। एन एक्सपेरिमेंट whose result is in conformity with the law of varieties or law verifies or a substantiates the law, then it does not prove the law. अगर an experiment whose results in conformity with the law verifies as well as substantiates then the law, then it does not prove the law. इसका मतलब अगर कोई वेरीफाई कर रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको प्रूव किया। पहले तो जो भी फंडामेंटल्स है वो कंजर्वेशन लॉ कभी प्रूव नहीं हो सकते, उसको जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। और जो भी हम वेरीफाई प्रोसेस शो कर रहे हैं वो उसको प्रूफ नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड सिंगल एक्सपेरिमेंट whose result goes against the law is enough to disprove it. अगर सिर्फ एक ऐसा सिंगल रिजल्ट निकाल के लाओ, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट जो लॉ के खिलाफ चला जाए बट आप सही होने चाहिए, तो वो लॉ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिस्प्रूव। या डिस्प्रूव मतलब कि गलत प्रूव हो जाएगा। आया समझ में। बट आज तक ये जो 4 कंजर्वेशन लॉ के नाम मैंने लिए, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो कभी प्रूव हुए नहीं है। The law of conservation of momentum has been deduced from the large number of observation as well as experiment, and the law was formulated nearly 3 century ago. 300 साल पहले फॉर्मुलेट किया गया था। It is interesting to note that single situation has been realized so far which contradicts with this law. अभी तक ऐसा कोई सिंगल कंडीशन भी नहीं आया या एक सिंगल ऐसा भी इवेंट नहीं हुआ जब तक जो इस लॉ को डिस्प्रूव कर ले, आज तक 300 साल तक। दैट मीन्स कि अब तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये तो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। Several experiment of everyday life can be explained on the basis of what? Law of conservation of momentum, है ना। बल्कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया समझ में। एक्टिविटीज में छोड़ूंगा, वैसे थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पे स्ट्रो है, स्ट्रो के साथ हमने किसको स्टिक कर दिया है, बलून को। 2 पिन के बीच में हमने एक स्ट्रिंग रख दी और स्ट्रो तो पता है ना बीच में से डोरी निकल सकती है। अब हम क्या करेंगे, बलून में हवा भरेंगे, फिर धीरे 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 निकले वैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगा ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। आया समझ में। As air escapes from the balloon towards the left, the straw along with the balloon moves towards the right. This activity explains the law of conservation of momentum and Newton's third law of motion. आया समझ में। इसमें भी ऐसा है कि टेस्ट ट्यूब है with the small amount of water, got it, और आगे हमने क्रॉक बुच लगा दिया है, got it, और फिर उसको अगर हम हीटअप करेंगे तो एयर जो है वेपर, वाटर जो है वेपर बनेगा, वेपर बन के क्रॉक पे क्या लगाएगा, प्रेशर, फोर्स, वो निकल जाएगा। देखो निकला ना। सो ऑब्जर्वेशन, द क्रॉक इज पुश्ड आउट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय विच स्टीम, हॉट स्टीम, एंड द टेस्ट ट्यूब इज पुश्ड इन अ, ये जैसे आगे जाएगा, टेस्ट ट्यूब किसकी डायरेक्शन में जाएगी, पीछे की डायरेक्शन में। आया समझ में। The mass of the crock is less than the test tube and so it moves with the greater velocity than the test tube. Okay? अगर आपने सुना हो या समझा हो तो while firing, गन में से जब बुलेट निकलती है ना तो गन को पीछे की ओर धक्का लगता है। ओके, बट गन और मैन को, शोल्डर को उतना ज्यादा झटक नहीं लगेगा जितना, मतलब उतना ज्यादा उनको वेलोसिटी नहीं मिलेगी जितनी गोली को, बुलेट को मिलेगी, क्योंकि बुलेट का मास तो कम है तो उसको ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी, और जो शोल्डर और गन उसका मास क्या था, ज्यादा, तो उनको पीछे की ओर फोर्स तो मिलेगा लेकिन वेलोसिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। आया समझ में। इसीलिए अपने जैसे ममरे वाले नहीं चलेंगे, अच्छे खासे बॉडी बिल्डर चाहिए। गन AK-56 की बात कर रहा हूं,
हाँ चलो गुड, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, फटाके वाली टक 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 टक। लेसन चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोमेंट ऑफ सॉरी मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। बोलो किसमें ज्यादा इनर्शिया होगा? स्टोन, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ओके, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, और नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ऑब्जेक्ट विद द मोर मास हैव अ मोर इनर्शिया। तो पहले में कौन आ गया? बाइसिकल और ट्रेन? बस सही है, गुड। फिर क्या लिखा है? अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, क्योंकि 5 रुपीज का मास ज्यादा होता है। इन शॉर्ट, जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। ओके, माइन और नम्र, मेरी या नम्र? मेरे या नम्र के बीच में किसको चूज करें? पक्का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया ओनली। ओके, नम्र और रौनक? चलो कोई बात। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। ओके, जैसे कि आप फुट प्लेयर इक्वेशन के अंदर ही है, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, वो किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर की ओर भेजा तो पहली बार चेंज हुआ। ओके, जब पहले प्लेयर ने फोर्स लगाया चेंज हुआ, फिर दूसरे ने गोल के लिए अप्लाई किया तो दूसरी बार चेंज हुआ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होना मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होना, डायरेक्शन भी चेंज होना। यस और नो? तो 2 बार तो मिल गया। यस और नो? आपको चेंज इन वेलोसिटी कितनी बार हो रहा है वो बताना है। 2 बार तो हो गया। द गोल कीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक टुवर्ड्स द प्लेयर, तो कितनी बार हुआ? 4 बार। कैसे? हाँ, ओके, एंड ऑन हिज ऑन टीम। तो ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। एजेंट भी कौन फोर्स लगा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो इन द फर्स्ट केस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज व्हेन द फुटबॉल प्लेयर किक द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। दिस इज द फर्स्ट वन। आया समझ में? फिर ये सेकंड, ये आंसर में ही आएगा। सेकंड टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस व्हेन द अनदर प्लेयर ऑफ द सेम टीम किक द बॉल टुवर्ड्स द गोल, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड थर्ड टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज व्हेन द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल। गोलकीपर में 2 बार आएगा, एक तो पहले वेलोसिटी स्टॉप करवाएगा, फिर वापस से किक मारेगा, दैट इज द फोर्थ टाइम। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस व्हेन गोलकीपर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, and thus the velocity of the football change 4 times. The agent applying the force are different players. कौन force apply कर रहा था? different players. आया समझ में? Okay, explain why some of the leaves may get detached from the tree if we vigorously shake a branch. Okay, अगर हम branch को क्या करते हैं या शेक करते हैं तो कुछ उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डी अटैच, मतलब नीचे गिर जाते हैं। वाई? सो द लीव्स आर द रेस्ट बिफोर द सेकिंग। सेकिंग करने से पहले ऐसे रेस्ट पोजीशन में थे। ओके, व्हेन द ट्रीज ब्रांच इज सेकन वाइग्रोसली द ब्रांच कम्स इनटू द मोशन व्हाइल द लीव्स ट्राई टू रिमेन रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से एंड हेंस लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउन, है ना? जो जिनका अटैचमेंट बहुत वीक है ब्रांच के साथ, जिनका अटैचमेंट बहुत पक्का है वो गिरने वाले नहीं है। जिनका अटैचमेंट कैसा है? वीक है, कम है, तो वो ऐसे ही पड़े थे। है अटैचमेंट लेकिन कम है। अब मानो कि हमने क्या किया? ब्रांच को हिलाया तो ब्रांच किस में आ गया? मोशन में, बट वो लीव्स तो इनर्शिया की वजह से वहां ही रहना चाहेगा, लेकिन जब उसका कॉन्टेक्ट ही टूट गया ब्रांच के साथ तो वो कहाँ आएगा? नीचे, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यस और नो? व्हाई डू यू फॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड द फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट? बस में बैठे हो ना? बताया था ना गाड़ी वाला, जैसे मैंने कार वाला बताया था। सेम यहाँ पे कौन सा वाला है? बस वाला। सो व्हेन द बस इज मूविंग आवर बॉडी ऑल्सो इज इन अ motion in the direction of which one? Motion of the bus. But when
brakes are applied, our body in contact with the bus comes to the lower part of the body. जो हम बैठे हुए हैं वो लोअर पार्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट. बट स्टिल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द inertia remains in the motion in the direction of motion of the bus and hence we fall forward. But when the bus is accelerated from rest, the lower parts of the body in contact with the bus comes into the motion. जब हम पहले बैठे हुए थे तो all the parts of our body in a rest position. But when bus going to start, okay, velocity going to be increased, so our lower parts of the body also come in a motion with bus, but upper part remain steady, rest, okay, but into the motion, but upper part body tends to remain at the rest due to the inertia. As a result, we fall backward. Is action is always equal to the reaction? Explain. A horse can pull a cart. Okay, एक आपको इवेंट दिया गया है कि हॉर्स जो है वो कार्ट को क्या कर रहा है? खींच रहा है. तो उसके थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है. So Newton's third law of the motion state that every action there is an equal and opposite reaction. They act on two different bodies. The horse exerts a force on the ground. पहले हॉर्स जो है ना टिबिक टिबिक दौड़ेगा. Yes or no? तो हमें चलने के लिए या हॉर्स को रन करने के लिए या चलने के लिए ग्राउंड पे फोर्स लगाना पड़ता है. आप देखना, आपको जितना जल्दी भागना है ना, आप ग्राउंड को फोर्स लगाओगे. किसको फोर्स लगाओगे? While you are applying the force on ground, ground apply force on you, and that's why you are able to walk. Yes or no? Walk or run. जितना आप जल्दी फोर्स लगाओगे उतना ग्राउंड आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, and then you are able to run. Yes or no? नॉर्मल फोर्स से आप वॉक करोगे. Yes or no? While running, while forcing the ground, मानो कि केले का छिलका आ गया तो वहां पे क्या होता है? फोर्स कम हो जाता है. Yes or no? फ्रिक्शन की वजह से, है ना? गुड. सो द थिंग इज व्हाट? द horse exerts a force on the ground with its feet in a which direction? बैकवर्ड डायरेक्शन. हम उल्टा चलते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. मैं बैकवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो ग्राउंड मुझे फॉरवर्ड आगे भेजेगा. आया समझ में? ओके. द ग्राउंड एक्सेप्ट अन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स एंड हॉर्स मूविंग द फॉरवर्ड एंड कार्ट पुल्ड बाय. अगर हॉर्स आगे जाएगा तो उसके साथ कौन आगे जाएगा? कार्ट. आया समझ में? काफी लोग इसमें क्या गलती कर बैठते पता है कि हॉर्स जो है अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ कार्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कार्ट अप्लाइंग द फोर्स ऑन हॉर्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब एक दोनों को थोड़ी खींच रहे हैं वो. ऐसा नहीं, मतलब लॉजिकली है ना, एक्शन रिएक्शन समझाना है, वो तो सबको पता चल गया. तो लोग अपना माइंड कहाँ स्टिक कर देते हैं? हॉर्स एंड कार्ट पे. बट ऐसा नहीं करना है. किसके साथ अप्लाई करना है? ग्राउंड के साथ. बोलो कोई डाउट? कंफर्म आप गलती करोगे नहीं ना? ओके. तो यहां तक रखते हैं, बाकी सारी बातें कल.